शुभ संध्या प्यारो, आप देख रहे हैं धर्म सर और मैं आज प्रश्न उत्तर आप सबका कराने वाला हूं। काव्यखंड पाठ 1 का जो करबक पाठ है, जिसके लेखक जिनका राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी, उनका जो कविता है उस कविता के बारे में जो नाम है करबक, इसके बारे में बहुत बढ़िया से आप सबको समझा दिया हूं। आज आप सबका प्रश्न उत्तर मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। प्रश्नोत्तर लिखा गया है, प्रश्न प्लस उत्तर बराबर हो जाता है संधि प्रश्नोत्तर, इसीलिए मैं प्रश्नोत्तर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, उसके बाद सब्जेक्टिव देखिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि पाठ 1। क्या लिखा हुआ है? पाठ 1। अब पाठ का उसके नीचे देखिए लिखा है पाठ का नाम करबक, पाठ का नाम करबक। उसके बाद आप देखिए लिखा गया है कि रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी, मतलब करबक पाठ के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। उसके जस्ट नीचे वाला लाइन में आइए, लिखा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में अनुमानतः हुआ था। इस बात को हम पहले भी सबका कंप्लीट करा दिए है कि इनका जन्म 1492 ईस्वी में अनुमानतः हुआ है। इसके बाद आगे का आपका टॉपिक है इनका स्थान, मतलब इनका जन्म हुआ तो इनका इनका किस स्थान पर है, कहाँ जन्म हुआ। तो इनका राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश में स्थान उत्तर प्रदेश के अमेठी नामक स्थान पर हुआ था। उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के जायज नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में जायज नामक स्थान पर, दोनों बातें की हैं कि उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के जायज नामक स्थान पर हुआ है। इनका जन्म किनका? मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का नाम हुआ, कब्र अमेठी के जायस नामक स्थान पे हुआ इनका जन्म। उसके बाद देखिए इनके पिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम है मलिक शेख ममरेज। देख पा रहे हैं मलिक शेख ममरेज। इसके नीचे ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे इनके गुरु कौन थे? तो गुरु सूफी संत शेख मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है कि सूफी संत शेख मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे इनके गुरु। ठीक है, इसके बाद इनके वृत्ति के बारे में जानिए। इनके मलिक मोहम्मद जायसी के थोड़ा वृत्ति के बारे में जानते हैं कि बचपन से ही अनाथ थे। इनका माता पिता जिसका कोई नाथ ना हो उससे अनाथ कहते हैं। तो बचपन से अनाथ थे, साधु फकीरों के साथ भटकते हुए इधर उधर का अपना जीवन बिता लिए। उसके बाद इनके थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में मैं नीचे बात कर रहा हूँ। इनका व्यक्तित्व के बारे में सुनिए। चेचक के कारण ये रूपहीन हो गए थे। जो चेहरा था इनके चेहरा पर क्या था? चेचक हो गया था, मतलब गाढ़ा गाढ़ा टाइप से होता है। ठीक है, जिसे गांव के भाषा में कहते हैं कि ओकर मुँह पर माई के निशान है, कहते हैं ना। तो उनके चेहरा क्या था? इनके चेहरा जो है क्या है? चेचक के कारण रूपहीन, मतलब तो कोई रूप नहीं है, खराब चेहरा दिखता है। ये जो बायां आँख है लाडलो, बायां आँख अब बायां कान से वंचित है। ना बायां आँख से दिखाई देती है, ना बायां कान से सुनाई देती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा रहता है ये सब ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो ये बायां आँख और बाई कान से वंचित है और एक बचपन चेचक के कारण रूपहीन हो गए हैं। उनकी कृति के बारे में जानिए। इनकी कृति समझ रहे हैं ना? इनकी रची हुई रचना के बारे में लिखा गया है। कृति के देखिए, पद्मावत इनका सबसे बड़ा रचना था। मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे बड़ा रचना कोई था तो पद्मावत था। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा मसला था या मसलनामा था। जो यहाँ कविता आप पढ़ रहे हैं करबक के बारे में, करबक के जो पाठ पढ़ रहे हैं, करबक पद्मावत के ही अंश है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब करबक किसका अंश है, तो कहिएगा करबक पद्मावत के अंश है। किसका अंश है? पद्मावत के अंश है। ठीक है, इसके बाद मलिक मोहम्मद जायस जी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। तो देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है क्या कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायस जी है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि प्रेम के पीर के कवि कौन? प्रेम के पीर, प्रेम के दर्द पीरा का कवि कौन है? तो जायस, यानी मलिक मोहम्मद जायस को शॉर्टकट में जायस जी कहते हैं प्यारो। उसके बाद जायस के काव्य की भाषा अवधी है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या कविता लिखा है? करबक। इस करबक किस भाषा में है? तो कहिएगा अवधी भाषा में।
किस भाषा में लाडलो? अवधी भाषा में। तो आप सबका क्या आपका लेखक परिचय समाप्त हुआ। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रश्न उत्तर के बारे में। इनके प्रश्न उत्तर के बारे में देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट अनुरोध करता हूं कि कॉपी कलम लीजिए और पूरा लेखक परिचय के बारे में आप फेयर करना शुरू कर दीजिए। जो भी प्रश्न उत्तर कर आ रहे हैं कॉपी पर लिखिए। गांव में एक बात कही जाती है, हमारे भी घर में मेरे पिताजी कहते थे, मेरे पापा कहते थे कि 2 बेर सुनी है आप 5 बेर लिखी है। 2 बेर सुनी है आप 5 बेर लिखी है, कि 2 बार सुनोगे आप 5 बार लिखोगे तो लिखी हुई बात आदमी भुलाता नहीं है। 2 बार सुन लो लेकिन 5 बार लिखो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद आ जाएगी। तो 5 बार लिखने के लिए मैं नहीं बोल रहा, बस आपको कॉपी कलम उठाना है और देख के आपको लिख देना है। जो भी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं वो आपके कॉपी पर भी वैसे लिखना है। जहाँ दिक्कत हो हमें मैसेज करना है, हमें बताना है। हर तरह से हम आपकी सेवा में मौजूद है, उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर में क्या लिखा गया है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। आप जानते हैं कि कवि की एक आँख था, दाहिना आँख से दिखाई देता था, दाहिना कान से सुनाई, और बायां आँख बायां कान से दिखाई या सुनाई नहीं देती थी। तो सबसे पहले याद रखिए, कवि ने अपनी छूट गया है क्वेश्चन में, आप किताब लेके बैठिएगा देख लीजिएगा, लेकिन सब में दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कवि ने एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है, तो इसका उत्तर होगा प्यारो, सुनिए देखिए उत्तर, कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण मतलब शीशा, दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ और सच्चा होता है, उसी प्रकार कवि की एक आँख है। कवि कहते हैं कि मेरे पास 2 आँख नहीं है तो क्या हो गया, 1 आँख है तो निर्मल है, स्वच्छ है। समझ गए? तो इसका उत्तर सुन लिए कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण निर्मल स्वच्छ और सच्चा होता है, उसी प्रकार कवि की एक आँख है। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। कलंक मतलब उस पर लगा हुआ धाबा, कांच मतलब पका हुआ घारा नहीं। अभी देखते हैं कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के जो घारा बनाता है वो अभी कांच मिट्टी का बनाता है, उसके बाद वो ढक के आग में रख के उसको पकाता है। तो कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कलंक मतलब धाबा, दोष, अवगुण, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। कंचन मतलब अर्थ हो गया सोना। कि पहले करबक में, आप पहले बताइए करबक कितने हैं, 2 है, पहला करबक और दूसरा करबक, आप पढ़े भी हैं। तो यहाँ है कि पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से कवि का क्या तात्पर्य है। तो कहिएगा उत्तर देखिए। पहले करबक में देख पा रहे हैं, पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि चांद में भी एक कलंक है। मतलब कलंक के बारे में कवि कहते हैं कि चांद में भी वो कलंक है। लोग ना कहते हैं चांद में भी दाग बा, चांद में भी कलंक है कि उसमें एक दाग है, फिर भी सारी दुनिया को वह उजाला किया हुआ है। उसके बाद कांच को देखिए, जब कांच पक्का हुआ नहीं रहता है तो उसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन आग में तपते ही कीमत बढ़ जाती है। अब कंचन के बारे में इनका तात्पर्य सुनिए। कहते हैं जब शंकर जी ने अपना त्रिशूल सुमेरु पर्वत पर चला दिया गुस्सा में आकर, तब वह सोना में बदल गया, कंचन में बदल गया। अतः इससे यह अर्थ निकलता है कि संघर्ष के बाद ही लोग बड़े और विद्वान होते हैं। देख लिए उत्तर, आप देख पा रहे होंगे, उत्तर को आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पहले करबक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। इतना समझिए, मलिक मोहम्मद जायसी को ना रूपहीन थे, चेहरा तो था ही नहीं, मतलब सुंदर दिखाई नहीं दिखते ही नहीं थे, बायां आँख से भी दिखाई नहीं देता था, बायां कान से भी सुनाई नहीं देता था, फिर भी उनको आत्मविश्वास था। अपने सुंदरता पर नहीं, अपनी मेहनत पर, अपनी मेहनत के बल पे उनको यहाँ आत्मविश्वास था कि मेरा भी नाम इस दुनिया में होगा। तो उत्तर है कि पहले करबक में जायसी जी के आत्मविश्वास को दर्शाया गया है। जैसे
कवि की एक आंख है, चेचा के कारण रूपहीन बाई आंख और कान से वंचित भी है, पर इन सब से मनुष्य का महत्व कभी कम नहीं होता है। वे विश्वास के साथ कहते हैं कि चंद्रमा में भी एक दाग है, फिर भी सारी दुनिया को प्रकाशमान किया हुआ है। उसी प्रकार मैं जगत में नाम कमाऊंगा। क्या कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि चंद्रमा में भी एगो दाग है, फिर भी वो सारी दुनिया को उजाला किया हुआ है। तो क्या हो गया, मुझ में दाग है, मैं अब इस जगत में नाम कमा के ही रहूँगा, चाहे मैं चेहरा से सुंदर ना रहूँ, चाहे आँख से दिखाई ना दे रहे, चाहे मैं कनाह काहे ना रहूँ, चाहे बहिर काहे ना रहूँ। ठीक है, तो देखिए और इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। उसके बाद 3 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आप कहिएगा सर जी 3 के बाद 6 का है, तब इसका उत्तर बताएंगे क्या है। पहले 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप सबको फेयर में भी 6 नंबर लिखना है। रक्त के लेई का क्या अर्थ है? तो रक्त के लेई, कल बताते हैं, रक्त के लेई का अर्थ होता है खून का गोंद। लेई मतलब गोंद, रक्त के लेई का अर्थ है खून का गोंद। कवि इन पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैंने अपने काव्य को रक्त के लेई से रचा है। ठीक है, ये भी समाप्त हो गया। 6 के बाद आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। सब प्रसंग व्याख्या करना है, जब भी पूछता है 5 नंबर में पूछता है। प्यारो ध्यान रखना, 5 नंबर का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो एक बार 6 के बाद मैं 9 नंबर क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। सब प्रसंग व्याख्या है। क्या है क्वेश्चन? धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। कि धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। इसका उत्तर सुनिए कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक 2 से ली गई है। 2 में पंक्ति होगा, करबक 2 में किताब में देखिए। जायसी जी कहते हैं कि जिस प्रकार फूल तोड़ने के बाद वो मर जाती है, लेकिन उसका सुगंध नहीं जाता है, फिर भी उसमें सुगंध रह जाती है, उसी प्रकार महान व्यक्ति को मरने के बाद भी उसका कीर्ति इस दुनिया में रह जाता है। तो कभी ये आस रखा है कि मेरे मरने के बाद भी मेरा कीर्ति इस दुनिया में रहेगा और मुझे लोग याद करेगा। तो कीर्ति नहीं रहता तो आप कहाँ से पढ़ते? कीर्ति है, ये नाम कमाए, मेहनत कमाए। चेहरा का कुछ नहीं होता लाड लो, आप मेहनत करो, आप संघर्ष करो, चेहरा पर ध्यान नहीं दो। जो प्राकृतिक सुंदरता है वही ठीक है। उसके बाद इस बात को सुनिए कि जितना मैं सिर्फ VBI आपको कराना चाहता हूँ, आप उतना ही याद कीजिए जितना एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में आएगी, जो मेरे हिसाब से, मेरे अंदाज से, मेरे अनुभव से जो इम्पोर्टेंट है VBI क्वेश्चन है। तो मैं 1, 2, 3 उसके बाद 6, 9 क्वेश्चन कराया हूँ। इसी को आप लोग को याद कर लेना है। किताब में देखिए, क्वेश्चन निकालिए। किताब में देखिए, आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ। क्या छोड़ दिया हूँ? देखिए यहाँ, ये पूरा क्वेश्चन है। इसमें मैं छोड़ दिया हूँ 4 नंबर, 5 नंबर, 7, 8 नंबर। इसका तो 4 नंबर मैं बतला देता हूँ, आप लिख भी लोगे, समझा देता हूँ। लेकिन सिर्फ समझ लेना, लिखना जितना हम बताए हैं, उत्तर लिखे हैं उतना ही लिखना। 4 नंबर सुन लो। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? कवि ने अपनी कीर्ति के रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। कि हम भाई चेहरा से कौन थोड़ा भी याद रखेगा, मेरा जो कीर्ति रहेगा, मेरा कमाया हुआ जो संघर्ष रहेगा, मेरा कमाया हुआ जो गुण रहेगा, उसको लोग व्यक्ति पढ़ेगा, ऐसे जायसी जी को याद करेगा। तो इसका उत्तर बताइएगा, क्वेश्चन से ही डील कीजिएगा कि कवि ने अपनी कीर्ति के रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। हो गया उत्तर। उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझ लो कि जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। 5 नंबर क्वेश्चन। इसका प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। इस पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जब तक आम में मंजर नहीं आता है, तब तक आम सुगंधित नहीं होता। पहले आम में मंजर आता है, तब आम सुगंधित होता है। तो अतः कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप में अवगुण नहीं आएगा, तब तक आप में गुण नहीं आएगा। जब तक आप में दोष नहीं आएगा, तब तक आप में गुण नहीं आएगा। व्यक्ति में जब कलंक लगता है, तब उसके धड़कन में आग धधकती है और वह कुछ करता है। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग, यहाँ मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, जोरी शब्द का प्रयोग यहाँ जोर करके अर्थ में किया है।
जोर करके, सीधे उत्तर हो जाएगा जोर करके अर्थ में। इसके बाद देखिए 8 नंबर, दूसरे कर्बक का भाव स्पष्ट करें। जैसे जी का 2 कर्बक है, आप देखिए इसके 2 को कर्बक भी हम बतला रहे हैं आपको। दूसरा कर्बक यही है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे, दूसरा कर्बक। इसका पूरा अर्थ लिख दीजिएगा ना तो दूसरा कर्बक का अर्थ हो जाएगा। ये लिखेगा दूसरे कर्बक के माध्यम से, जैसे जी का कहने का मतलब है कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुना हुआ, मलिक मोहम्मद जैसे अपने हाथ को जोर जोर के सुनाते हैं कि मैं प्रेम के पीर के कवि हूँ। अब मैंने अपने खून के गोंद से मैंने रचना को रचा है कि जो भी इसको सुनेगा उसका ज़रूर आँख में थोड़ा आंसू आ जाएगा। उसके बाद कहिएगा कि इस दुनिया में कुछ रहे ना रहे, आपका रचा हुआ इस संसार में आपका कर्म जरूर रहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अमर होकर नहीं आया है। जैसे राजा रतन सेन भी नहीं रहा, उनका तोता भी नहीं रहा, ना अलाउद्दीन खिलजी रहा, और ना ही राघव चेतन रहा, ना रानी पद्मावती रही, कोई नहीं रहा जग में, बस कहानी रह गई। बस व्यक्ति आप फूल मरने को मर जाता है, उसकी सुगंध नहीं जाती, उसी प्रकार हम मरने को मर जाएंगे पर मेरी खुशबू नहीं जाएगी। मतलब मेरी रची हुई रचना कभी समाप्त नहीं होगी, वे रहेगा। इस जगत में कीर्ति को नहीं बेच पाया है, नहीं कोई खरीद पाया है। कहते हैं कि इस कहानी को जो भी आप पढ़ रहे हैं मेरे बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा। हो गया दूसरा कर्बक के अर्थ। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये प्रश्न उत्तर बहुत ही बेहतर लगा होगा। बस प्यारो एक बात याद रखो, कलम कापी उठाओ, 1 2 3 उसके बाद 6 और 9 प्रश्न लिख लो, ऑब्जेक्टिव लिख लो। कल 2 चैप्टर लेके आएंगे, उसका अर्थ समझाएंगे, बहुत ही बेहतर उसको अर्थ बताएंगे सूरदास के बारे में। सूरदास के पद हैं चैप्टर का नाम। जब तक मिलते हैं फिर कल, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और ध्यान से पढ़ो। जय हिंद।